Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. So today we are going to start post-Mendelian genetics and in which we will study chromosomal theory of inheritance. Okay. So first of all we will discuss what is post-Mendelian genetics. देखो अभी तक हमने पढ़ा प्री-मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स. पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम वो आइडियाज, वो लॉज और प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे जो मेंडल के बाद रिसर्च की गई और जिनको कंक्लूड किया गया आफ्टर द मेंडल, है ना. इट इंक्लूड्स द जेनेटिक प्रिंसिपल्स डिस्कवर्ड आफ्टर मेंडल. एक्चुअली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंडल ऐसा नहीं था कि सिर्फ जेनेटिक्स पे ही एक्सपेरिमेंट हो रहे थे. एक्सपेरिमेंट तो हर फील्ड में चल रहा था, हर प्रोसेस पे चल रहा था क्योंकि बहुत सारी चीजें अननोन थी हमारे लिए. तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंडल एंड आफ्टर द मेंडल क्या ऐसी डिस्कवरीज हुई जिसने नए थॉट्स और नए आइडियाज को डेवलप किया. कुछ यहाँ पर मैंने डिस्कवरीज लिखी हुई हैं, जस्ट हैव अ लुक. कि इन 1831 देखो मेंडल का बर्थ ईयर कौन सा था. बर्थ ईयर ऑफ मेंडल का बर्थ ईयर था 1822. ठीक है. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया इन ऑर्किड रूट सेल. ठीक है. इन 1848 हॉफमिस्टर ने न्यूक्लियस के अंदर कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर देखे, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखे जिनको 1888 में वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम्स नाम दिया. 1888 द ईयर 4 years later आफ्टर मेंडल्स डेथ. मेंडल की डेथ हुई थी 1884 में. ठीक है, मैं इसकी बात कर रही हूँ. तो 88 में वॉल्डियर ने क्रोमोसोम्स नाम दिया. क्रोमा मीन्स कलर, सोमा मीन्स बॉडी, क्रोमासोम मीन्स कलर्ड बॉडी. तो जब न्यूक्लियस की स्टेनिंग की गई तो उन्हें कुछ कलर्ड बॉडी दिखाई दी और वॉल्डियर ने उनको क्रोमोसोम नाम दिया. एज यू ऑल नो 1900 में मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को रीडिस्कवर किया गया और उसके रीडिस्कवर होने के बाद एक रिसर्च स्टार्ट हुई कि हेरिडिटरी यूनिट्स क्या हैं, जिसको मेंडल ने फैक्टर्स बोला था. क्या है वो फैक्टर्स जो इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. ठीक है. सटन और बोवेरी दो साइंटिस्ट थे 1902 जिन्होंने बताया कि भाई ये क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हेरिडिटरी यूनिट्स को कैरी करते हैं. ठीक है. He suggested the role of chromosomes in heredity. इसको टी.एच. मॉर्गन ने 1933 में कंफर्म किया विद हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. एक फ्रूट फ्लाई होती है, फ्रूट्स पे जो देखने को मिलती है, उस फ्रूट फ्लाई पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने बताया कि भाई he was the first to associate a specific gene with a specific chromosome. उन्होंने कहा कि कोई एक जीन जो होता है वो एक क्रोमोसोम पर स्पेसिफिक उसकी लोकेशन होती है और क्रोमोसोम सेपरेट होता है, जीन सेपरेट नहीं होता. ठीक है. और यहीं पर मैंने बताया कि उन्होंने ड्रोसोफिला को क्यों चूज किया, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल जो थी वो अबाउट 2 वीक्स की है और हमको जो प्रोजेनी मिलती है, लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज हमको अगली प्रोजेनी में मिल जाती हैं. तो इन्होंने बहुत इजीली उसको कलेक्ट किया और उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया. इन 1933 उन्होंने कंफर्म कर दिया कि भाई क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, फैक्टर्स या जीन सेपरेट नहीं होते हैं. ठीक है. तो देखते हैं भाई क्रोमोसोम थ्योरी क्या कहती है. क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई टोल्ड यू अर्लियर, अभी बताया मैंने कि इट वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी एंड इट वाज कंफर्म बाय टी.एच. मॉर्गन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा जाता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो. So before going towards the chromosomal theory of inheritance, हमको ये जानना जरूरी है कि क्या ऑब्जर्वेशंस या क्या उन्होंने देखा जिस पर उन्होंने ये कहा कि भाई क्रोमोसोम्स पर जीन्स लोकेटेड होते हैं या फैक्टर्स जो मेंडेलियन फैक्टर्स है वो क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं. तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए वो मैं बता रही हूँ आपको. देखो रिसर्च चल रही थी, कई फील्ड में चल रही थी. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंडल एंड आफ्टर मेंडल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को समझा जा रहा था, सेल डिवीजन को समझा जा रहा था, माइटोसिस और मियोसिस पे भी बहुत सारी रिसर्च हुई, इसी बीच में हुई और बहुत सारे कंक्लूजन्स आए जिनको मेंडलिज्म से जोड़ा गया और फिर कंक्लूजन निकाला गया. तो कैसे इन्होंने कोरिलेट किया उसको देखो कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेट अ मिनट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी यंग वन जो है वो अपने पेरेंट्स से क्या रिसीव करता है, फादर से एक स्पर्मेटोजोन और मदर से एक ओवम. इसके अलावा तो और कोई सेल अगली जनरेशन में नहीं जाती है.
तो इसका मतलब कि स्पर्मेटोजोन और ओवम ही हैं जो कि हेरिडिटरी ट्रेट्स को कैरी करते हैं। पहला कंक्लूजन। ठीक है। अब क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है, जिन लोगों ने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को पढ़ रखा है, अच्छे से समझ के आए, उनको पता होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म का केवल हेड डिसॉल्व होता है और उसका न्यूक्लियस ओवम के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो ओवम के अंदर एंटर कर जाता है, यानी कि न्यूक्लियस है जिसके अंदर हेरिडिटरी ट्रेट्स रहते हैं, क्योंकि स्पर्म का बाकी शरीर जो है वो बाहर रह गया, केवल न्यूक्लियस अंदर गया। तो हेरिडिटरी ट्रेट्स कहां पर रिसाइड कर रहे हैं, न्यूक्लियस में रिसाइड कर रहे हैं। ठीक है। अब इसी बीच डिस्कवर हुआ था कि भाई न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस में क्या मिलते हैं, क्रोमोसोम्स, यानी कि हमारी जो हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं वो कहाँ हैं, क्रोमोसोम्स पर हैं। द क्रोमोसोम मस्ट बी कैरिंग द हेरिडिटरी ट्रेट्स। क्लियर। इसी बीच सटन ने सजेस्ट किया कि द जीन्स, जिसको मेंडल ने फैक्टर बोला था, ठीक है, genes are the hereditary units which are located on the chromosomes in a linear manner। और क्योंकि हमारी सेल्स कैसी हैं, डिप्लॉइड सेल्स हैं, हमारे पास हर क्रोमोसोम क्या है, पेयर में है, इसलिए हर जीन भी क्या है हमारे पास, पेयर में है, जिसको एलील्स नाम दिया गया था। there must be 2 genes of each kind and 1 on each homologous chromosome। ठीक है, ये है एक क्रोमोसोम, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दूसरा क्रोमोसोम। तो हमारे पास कोई भी जीन है उसके हमारे पास पेयर मिलेंगे, पेयर में हमारे पास जीन होगा जिसको हम एलील्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस, तो जीन्स भी सेपरेट हो जाते हैं। जब ये दोनों सेपरेट होंगे तो ऑब्वियसली इनके ऊपर जितने भी जीन्स हैं वो भी सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। जब गैमीट्स वापस फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में पेयरिंग करते हैं तो हमारे क्रोमोसोम का नंबर रेस्टोर हो जाता है, हमारे पास वापस जो जीन्स है वो पेयर में आ जाते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, हमारे पास 20। अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो देयर आर 23 पेयर्स। और अगर करेक्टर्स की बात करूं, अगर ह्यूमन बॉडी को अगर आप फिनोटिपिकली अगर आप देखो, आपको ऊपर से अगर आप ऑब्जर्व करो तो इतने ट्रेट्स मिल जाएंगे, इतने जितने कि आपके क्रोमोसोम नहीं है सेल में, क्रोमोसोम पेयर में, पेयर की बात करेंगे हम 23 पेयर्स हैं और हमारे कैरेक्टर्स मोर देन दैट हैं। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक क्रोमोसोम पर एक जीन अवेलेबल है या एक ही जीन ऑर्गेनाइज्ड है। इसका मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम पर मोर देन 1 कैरेक्टर के जीन्स लीनियर मैनर में लगे हुए हैं। A wide variety of phenotypes in the living organism shows that there are far more numerous characters than the chromosomes. Hence, each chromosome must carry several genes on it. ठीक है, मेंडल मान के चल रहा था कि एक क्रोमोसोम पर एक जीन है और उसने उसके हिसाब से क्रॉस बनाया, लेकिन बाद में कंक्लूड किया गया कि भाई कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, क्रोमोसोम नंबर कम है, यानी कि एक क्रोमोसोम पर हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के जीन्स लोकेटेड मिलेंगे, और ये बाद में प्रूफ भी हुआ। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट कि क्या ऑब्जर्व किया गया। तो ऑब्जर्व करने के बाद अब कंबाइंड स्टेटमेंट जो दिया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, वो क्या था कि मेंडेलियन फैक्टर्स और जीन्स जो हैं वो स्पेसिफिक लोकेशन पर क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड हैं। हर उनका क्रोमोसोम नंबर भी स्पेसिफिक है और उनकी लोकेशन भी स्पेसिफिक है, रैंडम कुछ भी नहीं है। एंड इट इज द क्रोमोसोम्स विच सेग्रीगेट। उन्होंने कहा था फैक्टर सेग्रीगेट होते हैं, एलील सेग्रीगेट होते हैं, नहीं, ये क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेग्रीगेट होते हैं और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस एंड दे रिकम्बाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द जाइगोट। मतलब आपने ऊपर अभी जितने भी स्टेटमेंट पढ़े उसका कंक्लूजन ये है। ठीक है। एंड विद द इमर्जेंस ऑफ दिस थ्योरी, जेनेटिक्स और साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल, जेनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, इन दोनों को कंबाइन करके एक ब्रांच बनी जिसको कहा गया साइटोजेनेटिक्स। ठीक है। अब नीट का क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन की कौन सी फेज में सेपरेट होते हैं। तो देखो, अगर मैं इनहेरिटेंस की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं किसकी बात करूंगी, मियोसिस की, क्योंकि हम गैमीट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। और मियोसिस के 2 पार्ट होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। क्लियर। मियोसिस 1 में क्या होता है, हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। मैं एक फिगर दिखा रही हूँ आपको, ध्यान से देखो।
ये है हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ब्लू एंड रेड, ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो आपस में पेयरिंग किए हुए हैं। ठीक है, अब सपोज यहां पर कोई जीन है, एक क्रोमोसोम में 2 आर्म्स होती हैं, ये रेड वन में तो आपको 2 आर्म दिख रही है ना, इनको क्रोमेटिड्स कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, और ये नीचे वाली रेड ब्लू की जो 2 आर्म्स होंगी वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक कोई जीन है जिसकी ये कॉपी रेड और ब्लू दोनों पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस पिक्चर में देखो आप सेकंड वन, दिस वन, ये है मियोसिस 1, ये है मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है, देखो ये 2 क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो गए, मेटाफेज की बात चल रही है, मेटाफेज 1 अरेंज हो गए और इनका सेपरेशन स्टार्ट हो गया, और एनाफेज 1 तक आते आते ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो गए, दूर हो गए, सेपरेट हो गए। जब ये सेपरेट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो जीन लोकेटेड है वो भी सेपरेट हो गया, ये आ गया। ठीक है, अब आप देखो, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, सपोज मैं कहूँ यहाँ पर एक ए जीन है और यहाँ पर ए जीन है, तो ये ए जीन और ये ए जीन सेपरेट हो गया। ठीक है, अब मियोसिस 2 की बात देखो आप, मियोसिस 2 में क्या होगा, सपोज ये मैंने रेड वाला चूज किया ना, दिस वन, तो यहाँ पर रेड वाला होगा, तो ये ए एलील आ गया आपका, तो दोनों आर्म्स क्रोमेटिड्स की दोनों आर्म पर ए ही एलील होगा, और एनाफेज 2 में ये दोनों एलील सेपरेट हो जाएंगे। ठीक इसी तरह जो ब्लू वाला क्रोमोसोम है जिस पर कैपिटल ए एलील है वो भी सेपरेट हो जाएगा इन मियोसिस 2, एनाफेज 2 में आते आते। ठीक है, तो हमारे पास 50% जो गैमीट्स मिलेंगे वो ए एलील वाले होंगे और 50% गैमीट्स हमको मिलेंगे जो ए एलील वाले होंगे। क्लियर? तो इन शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स बियरिंग द फैक्टर्स और जीन पेयर जो होते हैं वो पेयरिंग करते हैं मेटाफेज 1 में और सेग्रीगेट होते हैं एनाफेज 1 में। किसकी बात हो रही है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। देखो क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। अगर आपसे पूछा जाए होमोलोगस क्रोमोसोम्स किस फेज में, किस स्टेज पर आकर सेपरेट होते हैं, तो वो है एनाफेज 1। अब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गया, उसके बाद बारी आती है क्रोमेटिड्स की विद इन द सेम क्रोमोसोम, तो क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं एनाफेज 2 में, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में कई बार पूछा गया है, जो मैंने देखा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो दिस इज डन फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे वहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, अगेन द टू hypothesis on post Mendelian genetics. ठीक है, तो till then stay safe, stay healthy and keep studying